हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम शुरू करते हैं पार्ट सेकंड, पार्ट 2। कल हम सरफेस केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे और हमने अधिशोषण, अपशोषण, अधिशोषक, ठीक है, ये जो कुछ पद थे, शोषण, विशोषण, इनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे अधिशोषण और अवशोषण में प्रमुख अंतर। अधिशोषण एवं अवशोषण में अंतर, ठीक है। ये हमारी पार्ट 2 सेकंड वीडियो है। क्या अंतर है, इन्हें विशेष अंतर हम देखते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, एक तरफ हमने लिख लिया अधिशोषण और एक तरफ हमने ले लिया क्या, अवशोषण। पहला अंतर देखते हैं दोनों में। इनके बारे में हम कल विस्तार से पढ़ चुके थे। पहला अंतर क्या है कि अधिशोषण में जो अधिशोषक पदार्थ होता है उसकी केवल सतह पर क्या होता है, अधिशोष्य पदार्थों का सांद्रण होता है, एकत्रीकरण होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि केवल सतह पर अधिशोष्य अणुओं का सांद्रण होता है। सांद्रण कह सकते हैं हम एकत्रीकरण कह सकते हैं, अधिधारण कह सकते हैं, सांद्रण होता है। यहां क्या होता है, सतह के साथ साथ आंतरिक भाग में भी क्या लिखेंगे हम यहां पर, अवशोषण में क्या होता है बेटा, सतह के साथ साथ आंतरिक भाग में भी अधिशोष्य अणुओं का अब यहां पर हम अधिशोष्य के स्थान पर पदार्थ भी लिख सकते हैं, अणु भी लिख सकते हैं कि भाग में अणुओं का क्या होता है, समान वितरण हो जाता है, समान रूप से क्या हो जाता है, वितरण हो जाता है, ठीक है। कल हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। सतह के साथ साथ आंतरिक भाग में भी जो अधिशोष्य के अणु होते हैं या जो अणु होते हैं वो क्या होते हैं, समान रूप से वितरित हो जाते हैं। दूसरा अंतर क्या हो सकता है बेटा कि ये केवल एक पृष्ठीय घटना है। क्या है, ये पृष्ठीय घटना है, केवल पृष्ठ पर होती है, ठीक है। और ये क्या है, ये पृष्ठ के साथ साथ स्थूल भाग में संपन्न होती है। पृष्ठ के साथ साथ स्थूल मानी पूरा जो कंप्लीट पूरा भाग है, जो पूरा पदार्थ है आपका, उस पूरे भाग में क्या होती है आपकी ये घटना होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवशोषण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ पर आपको। तीसरा क्या हो सकता है कि जो अधिशोषण होता है, जो इंपॉर्टेंट है, ये आपका तीसरा पॉइंट है। अधिशोषण प्रारंभ में क्या होता है बेटा, प्रारंभ में तीव्र होता है। अधिशोषण प्रारंभ में क्या होता है, तीव्र होता है, और फिर धीरे धीरे क्या होती है आपकी, धीरे धीरे साम्यावस्था प्राप्त होती है, धीरे धीरे साम्यावस्था प्राप्त होती है। क्या मतलब है कि प्रारंभ में अधिशोषण जो होता है वो क्या होता है आपका, तीव्र गति से होता है, बहुत फास्टली जो है सरफेस पर, जैसा आपकी सरफेस है यहाँ पर क्या होगा, बहुत तीव्रता से जो अधिशोष्य के अणु होते हैं वो आपके क्या होते हैं, एकत्रित होते हैं। उसके बाद में जो अधिशोषण होता है वो धीमी गति से होता है और एक तब तक होता है जब तक साम्यावस्था स्थापित ना हो जाए। कहने का मतलब यह है कि अधिशोषण जो है वो क्या हो जाता है, अपनी उच्च अवस्था में आ जाता है। उसके बाद में अधिशोषण क्या होता है, आपका रुक जाता है। लेकिन यहाँ क्या होगा बेटा, अवशोषण में क्या होता है कि अवशोषण में जो घटना होती है ये आपकी समान रूप से होती है, अर्थात जो आपका प्रारंभ में हो रहा है वही क्या होता है आपका बाद में होता है। तो हम लिख सकते हैं कि अवशोषण हमेशा एक समान गति से होता है, हमेशा एक समान गति से होता है, ठीक है। तो ये आपके 3 इंपॉर्टेंट जो हैं आपके डिफरेंसेस हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। और ज़्यादा इसमें कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल ध्यान रखना है कि सतह पर होता है, यहाँ सतह के साथ साथ आंतरिक भाग में भी होता है। ये एक पृष्ठीय घटना होती है, केवल सरफेस पर होती है।
यहाँ पृष्ठ के साथ साथ स्थूल भाग में भी, यानी कि कंप्लीट जो पूरा भाग है उसमें क्या होता है, आपका पदार्थ का अवशोषण होता है। और अधिशोषण प्रारंभ में तीव्र गति से होता है और ये धीरे धीरे क्या होती है, साम्यावस्था प्राप्त हो जाती है, यानी कि एक निश्चित समय के बाद में ये अधिशोषण रुक जाता है। अवशोषण क्या होता है, एक समान गति से होता है, ठीक है। प्रारंभ में, अंत में और मध्यवर्ती जो अवस्थाएं होती हैं, उन तीनों प्रकार की अवस्थाओं में ये एक समान गति से होता है, ठीक है। और आप चाहो तो इनके एग्जाम्पल्स लिख देना जो मैंने आपको कल बता दिए थे। समझ में आ गया बेटा? तो ये आपका मुख्य अंतर है अधिशोषण में और अवशोषण में। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है आपका अधिशोषण ऊष्मा, ठीक है। अधिशोषण ऊष्मा, इसको बोल सकते हैं हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण ऊष्मा क्या होती है, इंपॉर्टेंट है, समझते हैं हम लोग। जैसे आपका ये कोई अधिशोषक है, आपका अधिशोषक ठोस पदार्थ है, ठीक है। और इस अधिशोषक ठोस पदार्थ की सतह पर जब कोई पार्टिकल आते हैं, पार्टिकल आपके आकर्षित होते हैं और पार्टिकल यहाँ आकर जब एकत्रित हो जाते हैं, सतह पर इनका अधिशोषण हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में क्या होता है बेटा कि जो अधिशोषक के पार्टिकल्स हैं जो आपके पृष्ठ पर उपस्थित होते हैं, ठीक है, ये आपके कौन से हैं, अधिशोषक के हैं, जो मैंने डार्क कर दिया है इनको, ये आपके जो है पृष्ठ पर उपस्थित हैं। और ये कौन से आ रहे हैं, आपके अधिशोषक के पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो इनके बीच में यहाँ पर क्या होता है बेटा, इनके बीच में यहाँ पर आकर्षण होता है, यहाँ पर एक आकर्षण डेवलप होता है, ठीक है। अधिशोषण में क्या होता है, सतह पर जब ये पार्टिकल्स आते हैं तो इन पार्टिकल्स में क्या होता है, आकर्षण डेवलप होता है। या ये हो सकता है कि इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाए, बंध का निर्माण हो जाए, ठीक है। आकर्षण हो सकता है या इनके बीच में मतलब अधिशोषक के जो अणु होते हैं और अधिशोषक के जो अणु होते हैं उनके बीच में यहाँ पर बॉन्ड भी बन सकता है, यहाँ रासायनिक बंध भी बन सकता है। दो प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं, क्या होती है, आकर्षण हो सकता है या इनके बीच में बॉन्डिंग हो सकती है। तो आकर्षण हो रहा है या बॉन्डिंग हो रही है, इन दोनों ही प्रकार की अभिक्रियाओं में या इन दोनों ही प्रकार की अवस्थाओं में स्थायित्व प्राप्त होता है। क्या होता है बेटा, स्थायित्व प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ये पार्टिकल्स जो पहले इधर उधर घूम रहे थे वो अब क्या हो गए, सतह पर अधिधारित हो गए और इनका स्थायित्व बढ़ गया। और जब स्थायित्व बढ़ जाता है या जब कोई बॉन्डिंग होती है या जब कोई आकर्षण होता है तो हम क्या कहते हैं, कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। सम एनर्जी रिलीजेस व्हेन मॉलिक्यूल गेट स्टेबलाइज्ड, जब मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, स्थायित्व को प्राप्त करता है तो कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं अधिशोषण ऊष्मा। क्या कहते हैं इसको, अधिशोषण ऊष्मा, ठीक है। जब किसी अधिशोषक पदार्थ की सतह पर कोई अधिशोषक अणु आकर या तो आकर्षित होते हैं या उनके बीच में बॉन्डिंग होती है तो इस प्रक्रिया के दौरान स्थायित्व प्राप्त होता है। ये जो सिस्टम होता है वो स्थायी हो जाता है और इस स्थायित्व के कारण यहाँ से कुछ ऊर्जा क्या होती है, मुक्त होती है। इस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं बेटा, अधिशोषण ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिशोषण ऊष्मा, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको। अब इसकी परिभाषा को हम साइंटिफिक रूप में कैसे लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी ठोस अधिशोषक पदार्थ की सतह पर 1 मोल पदार्थ, कौन से, गैसीय पदार्थ, क्योंकि अधिशोषक क्या होता है, जनरली गैसीय होता है। तो 1 मोल गैसीय पदार्थ के अधिशोषण से जो ऊष्मा मुक्त होती है वो क्या कहलाती है, अधिशोषण ऊष्मा कहलाती है, ठीक है। क्या कह सकते हैं हम लोग, किसी अधिशोषक ठोस पदार्थ की इकाई पृष्ठ पर, किसी ठोस अधिशोषक पदार्थ की इकाई पृष्ठ पर जब कोई 1 मोल गैसीय पदार्थ क्या होता है, अधिशोषित होता है तो इसके दौरान जो ऊष्मा निकलती है उस ऊष्मा को हम बोलते हैं अधिशोषण ऊष्मा या हीट ऑफ एडजॉर्प्शन। समझ में आ गया बेटा ये पॉइंट आपको, ठीक है। और चूंकि ऊष्मा है तो यहाँ पर इस अधिशोषण ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो क्या होगा बेटा, वो जूल होगा, ठीक है। आप जानते हो ना ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, एनर्जी का मात्रक जूल होता है ना। तो ये जो मात्रक है इसको हम किस में लिखेंगे, जूल में लिखेंगे। और चूंकि प्रति मोल के लिए हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, जूल प्रति मोल हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ हम इसको कैलोरी में व्यक्त कर सकते हैं या अर्ग में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन आपको जूल में याद रखना है। ऐसे पद्धति में क्या हो जाएगा, जूल प्रति मोल, ठीक है। या इसको हम कई बार किलो जूल के रूप में व्यक्त करते हैं, किलो जूल प्रति मोल, ठीक है।
तो ये आपकी जो है कन्वीनियंस के आधार पर हम मात्रकों को यूज करेंगे। तो ध्यान रखना है कि इसका मात्रक जो होता है अधिशोषण ऊष्मा का वो जूल प्रति मोल होता है, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब हमारा जो मुख्य कंसेप्ट है वो यह है कि जो अधिशोषण की घटना होती है वो क्यों होती है, अर्थात कोई पार्टिकल्स आकर पृष्ठ पर क्यों अधिधारित हो जाता है, ऐसा क्या होता है उनके बीच में, ऐसी कौन सी अंतःक्रिया होती है जिसके कारण सतह पर अधिधारण होता है, वो चीज़ हम जो समझते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा अधिशोषण की क्रियाविधि, अधिशोषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन, अधिशोषण की क्रियाविधि। अधिशोषण क्यों होता है, कोई ठोस पदार्थ उसकी सतह पर कोई दूसरा अधिशोष्य गैसीय पदार्थ आकर क्यों एकत्रित हो जाता है। देखो समझते हैं, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ये देखो, ये आपका कोई ठोस पदार्थ है, क्या है बेटा, कोई ठोस पदार्थ है, और ये आपका अधिशोषक है, क्या है बेटा, अधिशोषक, एडजॉर्बेंट है ये आपका, कोई एडजॉर्बेंट। ठीक है, अब देखो हम जानते हैं ठोस पदार्थ है तो जाहिर है कि इनके अंदर क्या होगा, अणु होंगे। ठीक है, पदार्थों के अवयवी कण होते हैं, वो अवयवी कण आपके प्रेजेंट रहेंगे यहाँ पर परमाणु या अणु के रूप में, जैसा भी है। ठीक है, अब होता क्या है यहाँ पर कि ये जो आपके परमाणु होते हैं या आपके जो ये अणु होते हैं, ये प्रत्येक अणु जो होता है वो अन्य अणु के द्वारा क्या रहता है, आकर्षित होता है। जैसे ये आपका अणु है, मैं इसको डाकन कर रहा हूँ, ये जो अणु है वो इससे भी क्या होगा, आपका आकर्षित होगा। ये अणु जो है इससे भी क्या रहेगा, आकर्षित रहेगा। ये क्या रहेगा, ऊपर वाले से भी आकर्षित रहेगा, ये नीचे वाले से भी आकर्षित रहेगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो आपके अंदर सतह पर, आंतरिक सतह में जो पार्टिकल्स उपस्थित हैं, आंतरिक सतह पर जो अवयवी कण उपस्थित हैं, ये जो अवयवी कण होते हैं, इन सभी अवयवी कणों पर एक संतुलित बल या एक संतुलित आकर्षण बल कार्य करता है। क्यों, क्योंकि ये पार्टिकल्स जो होता है अपने चारों ओर के सभी पार्टिकलों से, अपने चारों ओर के सभी अवयवी कणों से क्या रहते हैं, समान रूप से आकर्षित रहते हैं। जैसे कि ये पार्टिकल इससे आकर्षित है, ये इससे भी आकर्षित हो सकता है, ये इससे भी आकर्षित हो सकता है, ये इससे भी हो सकता है, ये इससे भी हो सकता है। कुल मिला के इसके चारों ओर जो पार्टिकल्स उपस्थित हैं ये इसको समान रूप से क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। ऐसी स्थिति में इस पार्टिकल पर जो बल कार्य करता है उसे हम बोलते हैं संतुलित आकर्षण बल। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, बैलेंस अट्रैक्शन फोर्स, संतुलित आकर्षण बल। ठीक है, कोई सा पार्टिकल्स ले लो, जैसे मैंने ये पार्टिकल्स ले लिया, तो ये पार्टिकल्स जो है सेंटर में, ये क्या होगा, ये पार्टिकल इसके द्वारा आकर्षित होगा, ये नीचे की ओर इसके द्वारा आकर्षित होगा। जो आकर्षण ऊपर से लगा हुआ है वही आकर्षण नीचे से लगा हुआ है। ये इससे भी आकर्षित होगा, ये इससे भी आकर्षित होगा। ठीक है, और ये अन्य पार्टिकल से भी आकर्षित हो सकता है। तो ये भी क्या कर रहा है बेटा, यहाँ पर ये पार्टिकल्स भी क्या कर रहा है, ये भी आपका संतुलित आकर्षण बल महसूस कर रहा है, संतुलित आकर्षण बल महसूस कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसे ठोस अधिशोषक पदार्थ की आंतरिक सतह में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, सतह के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, वे सभी पार्टिकल्स जो हैं वो संतुलित आकर्षण बल को महसूस करते हैं। ठीक है बेटा, लेकिन अब हम बात करते हैं पृष्ठ पर। ये पृष्ठ पर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है, माना कि ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स है, ये जो पृष्ठ पर उपस्थित पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये आपकी पृष्ठ की सतह पर, यानी कि इस ठोस पदार्थ की सतह पर जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, अपने नीचे के पार्टिकल्स से तो क्या रहते हैं, आकर्षित रहते हैं। ठीक है, जैसे मैं सिंपली आपको एक अच्छे रूप में समझा सकता हूँ। एक पार्टिकल से लेता हूँ मैं, जैसे मैंने एक पार्टिकल से ये ले लिया और एक पार्टिकल से मैंने ये ले लिया, ये सतह पर प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये पार्टिकल्स जो होता है वो क्या होगा, अपने नीचे वाले पार्टिकल से क्या रहेंगे, समान रूप से आकर्षित रहेंगे। इससे भी आकर्षित रहेगा और यहाँ पर भी कोई पार्टिकल होगा, इससे भी आकर्षित रहेगा। लेकिन इसके ऊपरी सतह पर कोई पार्टिकल्स मौजूद नहीं है ना, तो नीचे वाले पार्टिकल्स इसको खींच रहे हैं, लेकिन ऊपर इसको कोई नहीं खींच रहा, इसको कोई ऊपर आकर्षित नहीं कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में बेटा इस पार्टिकल्स पर कौन सा बल काम करता है, इस पर करता है बेटा असंतुलित आकर्षण बल। समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो जो पृष्ठ पर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे ये पार्टिकल्स ले लिया, तो ये पार्टिकल्स क्या होगा, ये वाला पार्टिकल्स की मैं बात करता हूं, तो ये पार्टिकल इससे आकर्षित है, ये इससे आकर्षित है, ये नीचे वाले से भी आकर्षित है, लेकिन इसके ऊपर कोई पार्टिकल्स नहीं है।
तो ये ऊपर क्या है, इसका आकर्षण बल लग ही नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगा, नीचे की ओर खिसकेगा या साइड में खिसकेगा, क्योंकि साइड के जो पार्टिकल्स हैं, नीचे के पार्टिकल्स इसको क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। तो इस पार्टिकल्स पर एक तनाव बल महसूस हो रहा है। क्या महसूस हो रहा है, इस पर एक तनाव, एक टेंशन महसूस हो रही है। क्यों? क्योंकि इस बल को जो कि नीचे की ओर लग रहा है, इसको संतुलित करने वाला ऊपर की ओर कोई आकर्षण बल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये पार्टिकल्स जो हैं, ये सतह वाले पार्टिकल्स जो हैं, ये सभी पार्टिकल्स क्या महसूस करते हैं बेटा, ये सभी असंतुलित आकर्षण बल महसूस करते हैं। क्या महसूस करते हैं, ये असंतुलित आकर्षण बल। तो अब क्या होता है, तो अपने इस असंतुलित आकर्षण बल को दूर करने के लिए, अपने ऊपर जो टेंशन आ रही है, तनाव आ रहा है नीचे के पार्टिकल्स के द्वारा, इसको दूर करने के लिए ये क्या करते हैं, इसके चारों ओर जो पार्टिकल्स आते हैं अधिशोष्य के, किसके, अधिशोष्य अणुओं के जो पार्टिकल्स चारों ओर आते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, इनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अपनी ओर आकर्षित। समझ में आ गया? जब ये इनको अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में अब ये पार्टिकल्स जो है वो क्या करेगा, इसको आकर्षित करेगा। ये पार्टिकल्स और इस पार्टिकल्स बीच में आकर्षण डेवलप हो गया, तो नीचे का जो आकर्षण था वो इसके ऊपर के आकर्षण से क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, संतुलित। और इसीलिए पृष्ठ पर क्या होते हैं, अधिशोष के अणु आकर एकत्रित होते हुए चले जाते हैं, जिससे पृष्ठ पर जो असंतुलित आकर्षण बल होता है वो आपका समाप्त हो जाता है। और इस घटना को हम बोलते हैं क्या, अधिशोषण। क्या बोलते हैं बेटा, अधिशोषण। तो ये आपकी कहलाती है अधिशोषण की क्रियाविधि। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि किसी ठोस अधिशोषक पदार्थ के आंतरिक सतह में जो पार्टिकल्स होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो अपने चारों ओर उपस्थित अवयवी कणों से समान रूप से या समान बल से आकर्षित रहते हैं, इसलिए उन पर एक संतुलित बल कार्य करता है। लेकिन पृष्ठ पर उपस्थित जो पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे के अवयवी कणों से तो आकर्षित रहते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई और पार्टिकल्स नहीं होता, इसलिए ये असंतुलित आकर्षण बल को महसूस करते हैं और इसी कारण ये अधिशोष के अणुओं को अपनी सतह पर अधिधारित कर लेते हैं, आकर्षित कर लेते हैं, जिससे इनका असंतुलित आकर्षण बल क्या होता है, समाप्त हो जाता है और अधिशोषण की घटना उत्पन्न हो जाती है। समझ में आ गया बेटा? ये आपकी कहलाती है अधिशोषण की क्रियाविधि। और जैसे ही इनका आकर्षण होता है, जैसे ही यहाँ पर ये आकर्षित होते हैं, वैसे ही क्या होते हैं, कुछ ऊर्जा को ये मुक्त कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते थे, अधिशोषण ऊष्मा। क्या बोलते थे बेटा, अधिशोषण ऊष्मा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरह से। ठीक है, चलो तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बेटा, ये पॉइंट समझ में आ गया आपको, अधिशोषण क्रियाविधि। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है अधिशोषण अधिशोषण की ऊष्मागतिकी। अधिशोषण की ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एडजॉर्प्शन। यानी कि इसमें जो ऊष्मागतिकी है उसका कंसेप्ट क्या है। ऊष्मागतिकी का मतलब हम जानते हैं कि जब कोई अंतःक्रिया होती है, उस अंतःक्रिया के दौरान जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, उस ऊर्जा के प्रवाह की दिशा या उसकी जो मात्रा होती है, उसका जो हम मापन करते हैं, वो हम किस में करते हैं बेटा, ऊष्मागतिकी में करते हैं। तो अब देखो बेटा यहाँ पर क्या होता है कि जैसे इस सतह पर मैंने आपको बताया था अभी, ये सतह है आपकी, ठीक है। अच्छा, इस ऊष्मागतिकी को समझने से पहले मैं आपको 3 पद और समझा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। आप जानते तो होंगे। सबसे पहले हम समझते हैं डेल्टा एच क्या होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा कक्षा 11वीं क्लास में भी। डेल्टा एच क्या होता है बेटा, इसे हम बोलते हैं एंथैल्पी परिवर्तन। क्या बोलते हैं इसको हम, एंथैल्पी परिवर्तन। अर्थात स्थिर दाब पर, स्थिर प्रेशर, क्योंकि हमारे ऊपर सबके ऊपर एक स्थिर दाब लगा हुआ है 1 atm वायुमंडल का। तो जो स्थिर दाब पर जब कोई अभिक्रिया प्रोसीड होती है, कोई अभिक्रिया संपन्न होती है, तो उस अभिक्रिया के क्रियाकारक और उत्पादों के बीच में ये होने वाला ऊष्मा परिवर्तन होता है। ठीक है, क्रियाकारक से जो उत्पाद बनते हैं, इस प्रक्रिया में जो ऊष्मा परिवर्तन होता है उसको हम एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया आपको। क्रियाकारकों की जो एंथैल्पी है, उत्पादों की जो एंथैल्पी है, उनका जो अंतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी परिवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार से एक कंसेप्ट और आता है आपका डेल्टा एस, जिसे हम बोलते हैं एंट्रोपी परिवर्तन। कक्षा 11वीं में आपने पढ़ा होगा बेटा विस्तार से, एंट्रोपी परिवर्तन। ठीक है, तो एंट्रोपी क्या होता है बेटा, एंट्रोपी होती है अव्यवस्था का मापक्रम। कोई तंत्र, उसमें जो अवयवी कण हैं वो कितने डिसऑर्डर हैं,
कितना अव्यवस्थित हैं, तो उस अव्यवस्था का जो मापक्रम होता है वो क्या कहलाती है, आपकी एंट्रोपी कहलाती है। ठीक है। और जैसे जैसे वो तंत्र है जिसमें अवयवी कण होते हैं वो व्यवस्थित होते जाते हैं, तो उसकी एंट्रोपी में क्या होती जाती है, कमी होती जाती है। ठीक है। और एक तीसरा पद है बेटा डेल्टा जी, जिसे हम क्या बोलते हैं, गिव्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। क्या बोलते हैं इसको हम, गिव्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। ये सब आपने 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन सब के बारे में परिचित हो और आप इनके अर्थ को बहुत अच्छी तरह से समझते हो। ठीक है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक रिवाइज हो जाए आपके लिए। तो गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन क्या कहलाता है बेटा? बेटा ये किसी भी उपयोगी कार्य का मापक्रम होता है। ठीक है। कोई तंत्र के द्वारा कितना उपयोगी कार्य किया जा रहा है, कितना यूजफुल जो वर्क होता है वो इस तंत्र के द्वारा हो रहा है, उसको हम गिब्स मुक्त ऊर्जा के द्वारा समझाते हैं। ठीक है। और ये कहा जाता है कि अगर किसी तंत्र की गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान ऋणात्मक है, क्या है, किसी तंत्र की गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान अगर ऋणात्मक होता है तो हम ये कहते हैं कि वो तंत्र जो है वो उपयोगी कार्य कर रहा है, यानी उस तंत्र के द्वारा हमको एक उपयोगी कार्य प्राप्त हो रहा है। तो ये डेल्टा जी क्या है, उपयोगी कार्य का मापन होता है। डेल्टा जी क्या होता है बेटा, किसी भी तंत्र के द्वारा किए गए उपयोगी कार्य का मापन। ठीक है। तो ये तीनों जो पद हैं, इन तीनों पदों को अब हम लोग अधिशोषण की जो प्रोसेस होती है उसमें हम समझेंगे कि तीनों पद किस प्रकार से हमको इसमें प्राप्त हो रहे हैं या इनका मान किस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। तो देखो हम समझते हैं, पहले हम समझते हैं डेल्टा एच का। तो मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था बेटा अभी, कि जैसे आपका ये ठोस अधिशोषक पदार्थ है, क्या है आपका ये ठोस अधिशोषक, तो क्या होता है जब इसकी सतह पर कोई अधिशोषक के कण आते हैं तो असंतुलित बलों के कारण, यानी कि पृष्ठ पर उपस्थित जो अवयवी कण हैं उनके असंतुलित बलों के कारण ये क्या होते हैं, पृष्ठ पर आकर्षित होते हैं। और पृष्ठ पर आकर्षित होकर क्या होते हैं, ये इन कणों के द्वारा आकर्षण बल या केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है। आकर्षण बल या केमिकल बॉन्ड बना लेते हैं। और इस प्रक्रिया में बेटा क्या होती है, यहाँ पृष्ठ की ऊर्जा में कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, पृष्ठ की ऊर्जा में कमी हो जाती है। ये कमी क्यों होती है, स्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि तंत्र जो होता है या ये सिस्टम जो होता है ये स्थायित्व को प्राप्त कर रहा है। ठीक है। स्थायित्व को प्राप्त क्यों कर रहा है, क्योंकि इनके बीच में क्या हो गया, आकर्षण हो गया। जो पार्टिकल्स पहले फैल रहे थे, चारों ओर घूम रहे थे, वो अब इस सतह पर क्या हो गए, एकत्रित हो गए, स्थायित्व हो गया, ऊष्मा इनकी बाहर निकल गई। तो हम क्या कहते हैं बेटा कि डेल्टा एच का मान क्या हो जाएगा, इसके लिए नेगेटिव हो जाएगा। डेल्टा एच का मान नेगेटिव मतलब इसमें होने वाला जो एंथैल्पी परिवर्तन है वो क्या है, ऋणात्मक है, क्योंकि ऊर्जा क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अधिशोषण होता है वो बेटा क्या है, एक प्रकार से वो एक प्रकार से आपकी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। क्या है बेटा, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। ठीक है, समझ आ गया आपको, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, वह तंत्र जिसमें ऊर्जा का परिवर्तन इस प्रकार से होता है कि ऊर्जा क्या होती है, आपकी मुक्त होती है, ऊर्जा बाहर निकलती है, उसे हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया। तो यहाँ पर ऊष्मा निकल रही है, इसलिए डेल्टा एच का मान क्या होता है बेटा, यहाँ पर ऋणात्मक होता है। ठीक है। और इसी डेल्टा एच को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं अधिशोषण ऊष्मा। क्या बोलते हैं इसको हम, अधिशोषण ऊष्मा। यानी कि एंथैल्पी परिवर्तन जो है वो यहाँ पर किस नाम से जाना जाएगा, किस नाम से जाना जाएगा बेटा, अधिशोषण ऊष्मा के रूप में। समझ में आ गया कोई प्रॉब्लम किसी को? चलो अब देखो बेटा, ये पार्टिकल्स पहले क्या थे, आपके इधर उधर घूम रहे थे, क्योंकि ये डिसऑर्डरली घूम रहे थे, इनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, चारों ओर घूम रहे थे, तो प्रारंभ में इनकी एंट्रोपी का मान क्या था, सर्वाधिक था। ठीक है। एंट्रोपी क्या होती है, अव्यवस्था का मापक्रम। तो पहले क्या थे बेटा, ये अव्यवस्थित थे क्योंकि ये चारों ओर घूम रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ, अधिशोषण में, अधिशोषण में ये पार्टिकल्स क्या हो गए, व्यवस्थित हो गए। ये पार्टिकल्स सतह पर क्या हो गए, आकर्षित हो गई। सतह है आपकी, इस पर पार्टिकल्स क्या हो गए, आप ये व्यवस्थित हो गए। ठीक है। चूंकि व्यवस्थित हो गए हैं, व्यवस्था आ गई है, यानी कि अव्यवस्था कम हुई, और अव्यवस्था कम होती क्या हो जाएगा, आपका डेल्टा एस का मान भी क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। डेल्टा एस का मान क्या हो जाएगा, कम। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पर डेल्टा एस का मान भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, डेल्टा एस का मान भी क्या होगा, नेगेटिव। तो आपको ध्यान रखना है कि अधिशोषण की जो घटना होती है, इस अधिशोषण की घटना में डेल्टा एस का मान और डेल्टा एच, इन दोनों का मान क्या होता है बेटा, नेगेटिव होता है। समझ में आ गया क्यों होता है नेगेटिव? ठीक है। यहाँ पर पार्टिकल्स पहले
अव्यवस्थित रूप में थे, अब यहाँ आकर्षित हो गए या बॉन्ड बन गया तो इनकी एक व्यवस्था हो गई, ये एक व्यवस्थित रूप में आ गए, इसलिए एंट्रोपी के मान में क्या हो गई, कमी हो गई। अब यदि हम अधिशोषण की ऊष्मा अधिशोषण की घटना को अगर हम डेल्टा जी के संदर्भ में देखें तो बेटा देखो क्या होगा, हमने आपसे कहा था कि कोई भी जब तंत्र आपका स्वतः प्रवर्तित होता है, जब कोई तंत्र अपने आप संपन्न हो रहा है या उससे हमको उपयोगी कार्य प्राप्त हो रहा है तो डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो डेल्टा जी जो होता है वो क्या होता है बेटा, उसका सूत्र होता है, आपको पता होगा, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा 11वीं क्लास में। इसको हम क्या बोलते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण कहते हैं। अब देखो अधिशोषण में क्या हो रहा है कि इस डेल्टा एच का मान क्या है, नेगेटिव है, और इस डेल्टा एस का मान क्या है बेटा, नेगेटिव है। चूंकि इसका मान नेगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो टी डेल्टा एस है ये तो क्या शो हो रहा है यहाँ पर, पॉजिटिव, और डेल्टा एच क्या शो हो रहा है बेटा यहाँ पर, नेगेटिव। तो बताओ डेल्टा जी का मान नेगेटिव कब होगा भाई, यहाँ डेल्टा एच का मान तो नेगेटिव है क्योंकि हमने बताया था आपको अधिशोषण में ऊष्मा मुक्त होती है, और डेल्टा एच का मान नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि टी तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, टेम्परेचर हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये मान पॉजिटिव हो गया और ये मान क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हमको सतह प्रवर्तित करवाने के लिए, अर्थात अधिशोषण अपने आप हो रहा हो, सतह हो रहा हो, ऐसी स्थिति में डेल्टा जी का मान क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। और डेल्टा जी का मान नेगेटिव होने के लिए डेल्टा एच की वैल्यू क्या होनी चाहिए बेटा, अधिक होनी चाहिए, क्योंकि डेल्टा एच का मान अधिक होगा नेगेटिव, तो ही तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी ना। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इफ द वैल्यू ऑफ डेल्टा इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस देन द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी विल बी नेगेटिव। ठीक है, और देयरफॉर द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। ठीक है, यानी कि जो प्रक्रम होगा वो क्या हो जाएगा, आपका स्वतः प्रवर्तित हो जाएगा। ये सब कुछ क्या कहलाता है, आपका अधिशोषण की ऊष्मागतिकी कहलाती है। समझ में आ गया बेटा आपको, है ना। तो ये डेल्टा जी का मतलब समझ में आ गया, क्योंकि डेल्टा जी को हमें नेगेटिव लेके आना है। क्योंकि नेगेटिव क्यों लाना है, क्योंकि स्वतः परिवर्तित प्रक्रम जो होते हैं, यानी ऐसे प्रक्रम जो अपने आप होते हैं या ऐसे प्रक्रम जिनसे हमको उपयोगी कार्य प्राप्त होता है, उसके लिए हमको डेल्टा जी का मान नेगेटिव होना चाहिए। और डेल्टा जी का मान नेगेटिव कब होगा, जब डेल्टा एच का मान इसके मान से क्या हो, अधिक हो। इसका जो आंकिक मान है वो इसके मान से क्या होगा, अधिक होगा, तो ही हमको डेल्टा जी का मान क्या प्राप्त होगा बेटा, नेगेटिव प्राप्त होगा। ठीक है, इसको आप कॉपी करो फटाफट, एक बार इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा आप एक बार।